everybody. मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपको तृतीय वर्ष कला के प्रश्न पत्र पश्चिमी संसार के टॉपिक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको बतलाऊंगी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किस प्रकार हुआ और उसका इटली अभियान क्या था। सर्वप्रथम मैं आपको बतलाऊंगी कि उसका प्रारंभिक जीवन क्या था। इतिहासकार हेज के शब्दों में 1799 या 1799 से 1814 तक का यूरोपीय इतिहास फ्रांस का इतिहास है और इस काल का फ्रांसीसी इतिहास नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के एक निर्धन वकील कार्लो बोनापार्ट के घर में हुआ था। उसकी माता लेटिजिया बहुत ही सुंदर और कठिन परिश्रम करने वाली महिला थी। नेपोलियन के 4 भाई तथा 3 बहनें थीं। 10 वर्ष की आयु में नेपोलियन को विद्या अध्ययन के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वहाँ शुरू में उसने शैम्पेन क्षेत्र के ब्रियन के सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। 1784 ईस्वी अक्टूबर में वह पेरिस के सैनिक स्कूल में गया। अगले साल वह सेना में लेफ्टिनेंट बना दिया गया और उसे वैलेंस शहर में नियुक्त किया गया। सन 1786 के सितंबर से 1788 ईस्वी के जून तक वह कोर्सिका में छुट्टी पर रहा। इसके बाद वह 1789 के सितंबर तक अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ ऑक्सोन नगर में रहा। इसके बाद 1791 ईस्वी के फरवरी तक वह पुनः अपनी मातृभूमि कोर्सिका में रहा। कोर्सिका में रहते हुए उसने स्थानीय दलगत राजनीति में सक्रिय भाग लिया। वह क्रांति समर्थक एक दल का नेता बन बैठा। 1791 में फरवरी से जून तक वह पुनः ऑक्सोन में तथा कुछ दिन वैलेंस में रहा। 1792 ईस्वी में वह पुनः कोर्सिका चला गया। 1793 ईस्वी की 16 सितंबर को उसने तूलों के घेरे के समय सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया। इन दिनों तूलो नगर में प्रतिक्रियावादी उपद्रव उठ खड़े हुए थे। राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन भी इसी नगर में हो रहा था। उत्तेजित भीड़ ने महासभा के सभा स्थल को घेर लिया। तब नेपोलियन ने अपनी योग्यता और दिलेरी से उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करके महासभा के सदस्यों को मृत्यु के मुख से बचाया। इससे रॉबिस्पियर उससे काफ़ी प्रसन्न हुआ। 1794 ईस्वी के अप्रैल में वह आर्टिलरी का जनरल प्रधान तोपची नियुक्त हुआ। रॉबिस्पियर के पतन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 20 अगस्त को उसे छोड़ दिया गया और पुनः पुराने पद पर नियुक्त कर दिया गया। 1795 ईस्वी के मई मास में उसे बैंडी के अभियान पर जाने का आदेश मिला था, लेकिन वह नहीं गया और पेरिस में ही रहा। इस वर्ष कन्वेंशन के भंग हो जाने के बाद जिन 5 सदस्यों का संचालक मंडल डायरेक्टरी बना था, उनसे नेपोलियन ने अच्छी मित्रता कर ली थी। इसी वर्ष 5 अक्टूबर को राजतंत्र के समर्थकों का विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह को दबाने में नेपोलियन ने अपनी असली योग्यता का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप उसे आंतरिक सेना का कमान मिला, जनरल ऑफ द इंटीरियर। सेनापति बरास के माध्यम से उसे जोसेफाइन बोहारनेस जैसी पत्नी भी मिल गई। नेपोलियन की उन्नति में उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था। वह एक प्रभावशाली महिला थी और सरकारी पदों पर काम करने वाले बहुत से लोग उसके मित्र और शुभचिंतक थे।
नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर युद्ध मंत्री कार्नो ने उसे इटली अभियान का प्रधान सेनापति बना दिया। अब उसका इटली अभियान क्या था? इस समय फ्रांस की स्थिति काफ़ी सुधर गई थी। हॉलैंड को जीतकर फ्रांस ने वहाँ एक पिछलग्गू गणतंत्र स्थापित कर दिया था। बेल्जियम तथा राइन नदी के किनारे के सभी जर्मन राज्यों को भी फ्रांस ने जीत लिया था। प्रशा, स्पेन और टस्कनी युद्ध में थे, परंतु वो युद्ध से हट गए थे। अब केवल इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ने ही क्रांतिकारी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध जारी रखा था। इटली के बहुत से क्षेत्र ऑस्ट्रिया के अधिकार में थे। इटली का पोप भी क्रांति का जबरदस्त शत्रु था और उसी के इशारे पर फ्रांस में कई धार्मिक उपद्रव भड़के थे। अतः फ्रांस के लिए इटली पर आक्रमण करना स्वाभाविक ही था। बोनापार्ट का इटली अभियान सैनिक विशेषज्ञों की दृष्टि से युद्ध कला का अपने ढंग का एक अनूठा उदाहरण है और श्रेष्ठतम कोटि के रण कौशल का परिचायक है। नेपोलियन को सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं का मुकाबला करना पड़ा था, जिनकी संख्या उसके सैनिकों से लगभग दुगनी थी। नेपोलियन के पास जो सैनिक थे, उनके पास ठीक पोशाक भी नहीं थी। अधिकारियों तक के पास जूते नहीं थे। इसलिए नेपोलियन ने शत्रु सेनाओं को आपस में मिलने का अवसर न देकर उन्हें पृथक पृथक करके परास्त करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उसने डिंगो के स्थान पर ऑस्ट्रिया की सेना को परास्त करके उसे पूर्व की तरफ खदेड़ दिया। यहाँ से वह पश्चिम की तरफ मुड़ा और अचानक सार्डिनिया की सेना पर टूट पड़ा और मोल्डवी नामक स्थान पर उसे पराजित किया। इससे सार्डिनिया की राजधानी टूरिन को जाने वाले मार्ग पर नेपोलियन का अधिकार हो गया। भयभीत सार्डिनिया ने संधि करना ही उचित समझा। संधि के अनुसार सार्डिनिया ने सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद नेपोलियन ने अपना सारा ध्यान ऑस्ट्रियन सेना पर केंद्रित कर दिया। सबसे पहले उसने ऑस्ट्रिया के इटालियन राज लोम्बार्डी को जीता। इस समय तक ऑस्ट्रिया की सेना आहादा नदी के उस पार चली गई थी। शत्रु सेना तक पहुंचने के लिए लोदी के पुल को पार करना जरूरी था। इस लंबे पुल के दूसरे किनारे पर ऑस्ट्रिया का तोपखाना था। नेपोलियन ने भयंकर गोलाबारी के उपरांत भी पुल को पार करके शत्रु सेना को परास्त कर दिया। वास्तव में लोदी के पुल का युद्ध उसकी शूरवीरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उस दिन से नेपोलियन अपने सैनिकों का आराध्य देव बन गया। इस युद्ध के फलस्वरूप मिलान प्रदेश पर उसका अधिकार हो गया। दूसरी तरफ इस युद्ध में पराजित होने के बाद ऑस्ट्रिया की सेना ने मांटुआ दुर्ग में आश्रय ले लिया था। सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व हमें दिखलाई पड़ता है। नेपोलियन ने दुर्ग का घेरा डाल दिया। 8 महीने से भी अधिक घेरा चलता रहा और इस बीच ऑस्ट्रिया ने घेरा तोड़ने के लिए 4 बार सेनाएं भेजी, परंतु सभी अवसरों पर उन्हें परास्त होकर वापस लौटना पड़ा। 13-14 जनवरी 1797 को रिवोली का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जिसमें ऑस्ट्रिया की सेना परास्त हुई और मांटुआ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ऑस्ट्रिया की सेना को खदेड़ता हुआ लियोबेन नगर तक जा पहुंचा। यह नगर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से केवल 100 मील की दूरी पर था। अतः ऑस्ट्रिया को संधि के लिए विवश होना पड़ा। 18 अप्रैल 1797 को लियोबेन को
विराम संधि हो गई। लियोबेन की विराम संधि हो गई। इस अभियान के समय नेपोलियन ने डायरेक्टरी से पूछे बिना ही लड़ाई की थी, संधि की और राज्यों का निर्माण किया। एनकोना में पोप की सेना को हराने के बाद उसने पोप से धन वसूल किया, लूट का माल ले लिया और कुछ भूमि भी उसने हथिया ली। लॉम्बार्डी राज्य को सिसलपाइन और जेनोआ को लाइगुरियन गणतंत्र में बदल दिया। दोनों को फ्रांसीसी ढंग का संविधान दे दिया गया। पेरिस के आदेश की अवहेलना करते हुए उसने नियोपॉलिटन अभियान में भाग नहीं लिया। 17 अक्टूबर 1797 को ऑस्ट्रिया ने कैंपो फोर्मिया की संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि नेपोलियन के इटालियन अभियान का चरमोत्कर्ष थी। यह फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी विजय थी। यूरोप की सबसे प्रतिक्रियावादी शक्ति ने फ्रांसीसी गणतंत्र की असाधारण विजयों को मान्यता दे दी। इससे इटली में फ्रांस का सर्वोच्च स्थान हो गया। संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम और राइन नदी का पश्चिमी किनारा फ्रांस के लिए छोड़ दिया, लॉम्बार्डी पर अपना अधिकार त्याग दिया और नेपोलियन द्वारा निर्मित सिसलपाइन गणराज्य लॉम्बार्डी, पार्मा, मोडेना, वेनेशिया और पोप के राज्यों के कुछ भाग को मिलाकर बनाया गया था को मान्यता दे दी। अर्थात सिसलपाइन गणराज्य को मान्यता दे दी, जिसमें लॉम्बार्डी, पार्मा, मोडेना, वेनेशिया और पोप के राज्यों के कुछ भाग को मिलाया गया था। बदले में फ्रांस ने वेनिस का नगर तथा द्वीप डाल्मेशिया और इस्ट्रिया ऑस्ट्रिया को सौंप दिए। फ्रांसीसी नेपोलियन ने इस बात की भी व्यवस्था कर ली थी कि फ्रांस के लोगों को उसकी विजयों की नियमित जानकारी मिलती रहे। अतः जब वह पेरिस वापस लौटा तो जनता ने उसका वैसा ही स्वागत किया जैसे प्राचीन रोम ने सीजर का किया था। फ्रांस का वायुमंडल उसकी जय जयकार से गूंज उठा। उसके पराक्रम की कई कहानियां प्रचलित हो गईं, जिसमें अतिशयोक्ति अधिक थे। इटली अभियान में नेपोलियन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध नए नए तरीकों का प्रयोग किया था और अपने शेष जीवन में भी उन्हीं उपायों से अनेक युद्ध जीते। वह शत्रु पर अचानक आक्रमण करता था। वह शत्रु की छोटी छोटी टुकड़ियों के मुकाबले में अपनी समूची सेना की शक्ति झोंक देता था। यदि शत्रु जरा भी पीछे हटता तो वह उनका तब तक पीछा करता था जब तक कि वह हथियार न डाल दे अथवा उसे पूरी तरह से नष्ट ना कर दिया जाए। वस्तुतः उसका इटली अभियान बहुत ही सफल रहा और वह सेना तथा जनता दोनों की उत्सुकता का केंद्र बन गया था। थैंक यू वेरी मच।